Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 की हमने स्टार्टिंग कर दी थी। चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें आपको ध्यान होगा हमने लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी कर लिया है हाइड्रोजन के लिए, जिसमें हमने सीरीज पढ़ी थी लाइमन बार्मर पाशन ब्रैकेट फोन सीरीज। ठीक है, ये कुछ हमने स्टडी किया हाइड्रोजन एटम के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी मैटर होता है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस होता है उसका ड्यूल बिहेवियर होता है, ये समझाया गया था एक साइंटिस्ट के थ्रू, जिस साइंटिस्ट का नेम है दे ब्रॉगली। ठीक है, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली क्या था कि मैटर जो होता है उसका ड्यूल नेचर है, वो दोहरी प्रकृति जो है या दोहरा नेचर अपना शो करता है, ड्यूल फेस अपना शो करता है। कभी कभी वो एज ए वेव की तरह ट्रीट होता है और कभी कभी एज ए पार्टिकल की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर अगर एक टॉर्च की लाइट डाली जाए, ठीक है, तो टॉर्च की लाइट आपसे टकराने के बाद में आप पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप पर जैसे मैंने टॉर्च डाली तो आपको कोई धक्का लगेगा, ठीक है, कोई पुशबैक आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, बट ऐसे ही अगर एक टॉर्च की लाइट किसी माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन पर डाली जाए, ठीक है, तो जैसे आप टॉर्च की लाइट किसी इलेक्ट्रॉन पर डालेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन हमें दिखते नहीं है, ठीक है, बट मान लीजिए अज्यूम करिए अगर इलेक्ट्रॉन पर कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली टॉर्च की लाइट डाली जाए तो वो इलेक्ट्रॉन उस टॉर्च की लाइट से एनर्जी लेकर फटाफट से मूव कर जाएगा उस जगह से। ठीक है, बात समझ में आ गया। यानी कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनके लिए जो टॉर्च की लाइट है वो काम किसका कर रही है? पार्टिकल का। जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराने के बाद उसको आगे भेज देता है, ठीक है, जैसे एक बॉल टकराने के बाद दूसरी बॉल से उसको क्या कर देती है, एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तब वो क्या कर देती है, उसे आगे धकेल देती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम हैवी पार्टिकल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ समझाई गई थी किसके थ्रू? साइंटिस्ट दे ब्रॉगली के थ्रू। द फ्रेंच फिजिस्ट दे ब्रॉगली इन 1924 proposed that matter like radiations should also exhibit ड्यूल बिहेवियर। इनमें ड्यूल बिहेवियर होता है मैटर में। इट मीन बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक नेचर। इट मीन पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव लाइक नेचर भी इनमें होता है। दिस मीन्स दैट जस्ट एज फोटोन एज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। जैसे फोटोन में मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, मोमेंटम भी है और वेवलेंथ भी होती है। मोमेंटम तो एक्चुअली में प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है? उसके पार्टिकल बिहेवियर से, और वेवलेंथ जो प्रॉपर्टी वो कहाँ से आ रही है? उसके वेवी बिहेवियर से। ठीक है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी मोमेंटम भी है, यानी पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है, और वेवलेंथ शो करने वाली प्रॉपर्टी भी है। इट मीन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ये जो है पार्टिकल्स काउंट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी इज इक्वल टू एच न्यू था। हम प्लैंक्स थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी जो एनर्जी पैकेट्स से छोटे छोटे से उनकी एनर्जी क्या रहती थी? इज इक्वल टू एच न्यू। ध्यान होगा आपको, इसके बाद में हमने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी स्टडी किया था। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी इज इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी है इज इक्वल टू एच न्यू। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर इक्वल हम करें तो एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर। न्यू की वैल्यू जो है, न्यू एक्चुअली में होता है C अपॉन लैम्डा। तो ये न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर। C से C कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या रह गया? H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू M इंटू C। तो M इंटू सी को नीचे लेके जा रहे हैं और लैम्डा को उधर लेके जा रहे हैं ऊपर, तो H अपॉन M इंटू सी इज इक्वल टू लैम्डा। M क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। C क्या है यहाँ पर? लाइट वेलोसिटी। H क्या है यहाँ पर? प्लैंक कांस्टेंट। और लैम्डा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ। ठीक है, ये तो बात हो गई जब कोई मैटर जो है वेव की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, बट अगर कोई मैटर पार्टिकल की तरह ट्रीट हो तो यहाँ पर C की जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। V यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। C यहाँ पर क्या था? लाइट वेलोसिटी। ठीक है, दोनों ही वेलोसिटी है, बट C है लाइट वेलोसिटी और V है पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो H अपॉन M इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा, और M इंटू वी मास और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो आप जानते हैं, मास और वॉल्यूम का मल्टीपल क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, H अपॉन P इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर P क्या है? मोमेंटम, जो मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये फॉर्मूलाज
इसने यहाँ पर दिए थे, और लास्ट में जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/P। ये दे ब्रोगली जो इक्वेशन है इसके लिए लास्ट फार्मूला है। आपको ध्यान रखना है कि मैटर जो होता है, मैटर में सब चीज़ें जो है वो काउंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का ड्यूल नेचर होता है। कभी कभी ये वेव की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, वेव की तरह काम में आते हैं, और कभी कभी ऐसे ही पार्टिकल की तरह काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझाया गया था किसके थ्रू, दे ब्रोगली साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। इट नीड टू बी नोटेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ ए वेव कैरेक्टर, ठीक है। ये बात नोट कर लेने वाली है कि हर ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, मोशन में है, ठीक है, जो चल रहा है, उसमें वेव कैरेक्टर जरूर होगा, उसमें वेव कैरेक्टर जरूर होगा। द वेव लेंथ एसोसिएट विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम किसी की भी बात करें, जैसे एक बाइक की हम बात करें या ट्रैक्टर की बात करें, जिनका बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, सो शॉर्ट, यानी बहुत छोटी होती है, सो दैट देयर वेवलेंथ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसलिए इनकी वेवलेंथ प्रॉपर्टी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। हैवी जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक ट्रैक्टर, एरोप्लेन, ये हैवी ऑब्जेक्ट हैं, तो इनकी जो बिकॉज ऑफ इनके ज़्यादा मास होने की वजह से इनकी वेव प्रॉपर्टीज काउंट नहीं होती, सिर्फ इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज काउंट होती है, पार्टिकल प्रॉपर्टी। बट यही चीज़ मैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी काउंट हो जाएगी, बट पार्टिकल प्रॉपर्टी काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो है बहुत लाइटर पार्टिकल्स हैं, बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं, इनका वजन बहुत कम होता है, ठीक है। इस वजह से इनकी वेव प्रॉपर्टी बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाती है, किनकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। बट हैवी पार्टिकल्स की वेव प्रॉपर्टीज काउंट नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और है कि मास जो होता है, मास वो वेलोसिटी का क्या होता है, मल्टीपल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास जो है वो वेलोसिटी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इट मीन अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, या उल्टा बोलूँ मैं कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो मास कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच में रेस कराई जाए तो ऑब्वियसली बात है बाइक जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइक जो है उसका मास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रैक्टर के, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो बाइक जो है स्पीड से चलेगी और जल्दी जीत जाएगी, क्योंकि मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और ट्रैक्टर का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया, दे ब्रोगली ने थ्योरी दी थी, ठीक है, ये सब कुछ। इसके बाद हम एक नई थ्योरी जो है स्टार्ट कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनसर्टेन मीन्स क्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, जो चीज़ फिक्स नहीं हो, ठीक है, वो अनसर्टेन है। जैसे मैंने बोला कि आज बारिश आएगी तो ये चीज़ अनसर्टेन है, हो सकता नहीं है, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि बारिश आ जाए, हो सकता नहीं है, तो ये चीज़ क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड है। बात समझ में आ गया? बट अगर मैं बोलता हूँ कि आज सनसेट होगा, आज सूरज डूबेगा, ठीक है, तो वो तो रोज ही डूबता है, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये एक सर्टेन जो है बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अनसर्टेन और सर्टेन दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया होगा। अनसर्टेन मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए, वर्नर हाइजेनबर्ग स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है क्या निकालना, एक साथ निकालना पोजीशन और मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पर एक साथ मोमेंटम और पोजीशन पता करना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अगर आप उसकी पोजीशन पता करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन की तो उसका मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा, जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उसके मोमेंटम पर फोकस होते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसकी पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सोचिए, ये वाली बात आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, कोई चीज़ रनिंग में है, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, बहुत स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो आप गाड़ी की वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बट गाड़ी की पोजीशन काउंट नहीं कर सकते कि वो अभी गाड़ी किस पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि आप जब पोजीशन काउंट करना चाहोगे तो वो अपनी पोजीशन उस समय चेंज कर चुकी होगी, ठीक है।
बात समझ में आ गया? कि आप सोचो कि ये गाड़ी 1 सेकंड के लिए यहाँ रुक जाए और मैं इसकी पोजीशन पता कर लूँ तो, बट गाड़ी तो रनिंग में है, तो गाड़ी तो बहुत आगे निकल गई, तो आप उसकी पोजीशन पता नहीं कर पाओगे। रनिंग चीज़ की सिर्फ वेलोसिटी काउंट की जा सकती है, उसकी पोजीशन काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है। और ऐसे हम बात करें कोई स्टेशनरी थिंग है, ठीक है, कोई रुकी हुई चीज़ है, ठीक है, बात समझ में क्या, जैसे कोई बाइक रुक गई, ठीक है, तो अब आप उसकी आराम से उसकी पोजीशन पता कर लोगे, बट वेलोसिटी कैसे पता करोगे? वेलोसिटी तो रनिंग में होगा तभी पता करोगे। तो एक बार में एक ही चीज़ जो है डिटेक्ट की जा सकती है, या तो पोजीशन पता की जा सकती है या मोमेंटम पता किया जा सकता है, किसका? इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आ गई? यही बताया था किसने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो पोजीशन में नॉट फिक्सेशन है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसको तो हमने किससे शो किया? डेल एक्स के सिंबल से। और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है उसको हमने शो किया डेल पी से। मैं चीज़ एक और बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीपल, ठीक है, ये यहाँ पर भी हमने देखा था इससे पहले की थ्योरी में, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना ये रहा यहाँ पर। तो डेल पी इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये मोमेंटम है। और ये बोल रहा है यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी, ठीक है। अब इसने बताया कि डेल एक्स जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल पी जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, इन दोनों का मल्टीपल, डेल एक्स और डेल पी का जो मल्टीपल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए h/4 के। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए किसके? h/4 के। h यहाँ पर वही प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल पी की अगर मैं वैल्यू रखूँ, नो दैट डेल पी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास में तो कोई अनसर्टेनिटी होगी नहीं, ठीक है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकती है, इसलिए डेल का साइन वेलोसिटी के साथ लगेगा, तो मास इनटू डेल वी। तो यहाँ वाली वैल्यू जो है डेल पी की वो मैंने यहाँ पर रखी, तो डेल एक्स इंटू डेल वी इंटू एम, ये वाली वैल्यू किसके लिए आ गई? डेल पी के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 एम को हम नीचे ले गए, तो डेल एक्स इंटू डेल वी, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 एम। बात समझ में आ गया था? तो ये लास्ट फॉर्मूला आता है किसके लिए? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। बात समझ में आ गया कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों में से आप एक चीज को एक बार में काउंट कर सकते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बताया गया था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। नाउ इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस देखिए, क्या है इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इट सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिकल ऑब्जेक्ट। ये जो थ्योरी है वो माइक्रोस्कोपिकल जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत छोटे, जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है, ठीक है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स हैं, उनके लिए तो ये थ्योरी काम कर जाएगी। बट जो मैक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके लिए थ्योरी काम नहीं करेगी। यही इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस है। बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर भी अगर आपको नहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दो थ्योरीज आज हमने स्टडी करी है, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन ऑफ मोमेंटम को एक साथ एक टाइम पर नहीं निकाला जा सकता। पोजीशन पता करोगे तो मोमेंटम पता नहीं कर सकते, मोमेंटम पता करोगे तो पोजीशन पता नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यही था, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमने इसका देखा कि माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स के लिए तो ये थ्योरी एप्लीकेबल है, बट मैक्रोस्कोपिकल पार्टिकल, मैक्रो मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गया? तो आज आई होप आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 6 लेके आऊँगा। चलिए।